आर्मी में हाउ डू यू गाइस मेंटली ट्रेन योरसेल्फ? आप अटैक के अंदर फंस गए जहां या तो मरना है मारना है। आफ्टर फ्यू सेकेंड्स यूर हिस्ट्री। बहुत सारे लड़के ब्रेन वॉश होकर आ जाते हैं, उनको जिहाद का या तो या किसी चीज़ का इंसेंटिव दिया जाता है, उनके अंदर भी वही जज्बा रहता है। उनको ये बताया जाता है कि कश्मीर के मस्जिदों में नमाज ही नहीं पढ़ने दिया जाता। जिहादी टेररिज्म से पहले खालिस्तान की इंसर्जेंसी शुरू हो चुकी है। बांग्लादेश बॉर्डर जो लैंड बॉर्डर है, इट्स द थर्ड लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर ऑफ द वर्ल्ड। Big army of militias, mujahideens from Pakistan. It was totally funded by certain Arabian country, and complete weaponry training and technology was provided by USA. Russian forces withdrew and they went back to their barracks in 90s. What happened? These people became jobless. Then Pakistan very smartly diverted a good portion of foreign terrorist fighter to line of control to Kashmir side. You have seen what these people have done in Kashmir. बलबीर सिंह के बारे में भी मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी। हम डेफिनेटली एक बहुत ही इमोशनल पॉइंट है, लेकिन कैसे मिलिट्री और कैसे आर्मी खुद को ट्रेन करती है, इतने बड़े पर्सनल लॉसेस जिनके साथ आपने ट्रेन किया है, जिनके साथ आपने इतना वक्त बिताया, वो एक फैमिली से बढ़कर हो जाते हैं आपके लिए। Actually, I feel very bad about death of Balbir. He was very young. शायद उसकी पहली पोस्टिंग थी और अभी उसको कहीं फोर्स में होता तो 38-40 साल अभी और नौकरी करता। जब उसने सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया तो उसका बच्चा 1 साल का था। Since he was from Shekhawati, Rajasthan, he was married at young age. फैशन है, उधर कम उम्र में शादी करते थे। वो छुट्टी से 1 रात पहले आया था। एज पर रोस्टर उसकी ड्यूटी मेरे साथ नहीं थी, तो उसने जो ड्यूटी लगाने का अधिकार होता है बटालियन हवलदार मेजर को, तो उसको उसने प्रॉम्प्ट करके कहा कि नहीं, सुबह वाले ऑपरेशन में मुझे भेजना। और उसका रीजन क्या मेनली होता है, बच्चे ये जो यंग लड़के होते हैं ना, ये ऑपरेशनल एरिया में ये एग्रेसिव कमांडर या ऑपरेशंस होता है जो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, जिसमें एक्शन है, थ्रिल है, ये उसमें पार्टिसिपेट ये चाहते हैं, इसमें हमको मौका मिले। हाँ, तो वो उसने मैनिपुलेशन में नहीं कहूंगा, इतना कहूंगा उसने मतलब रिक्वेस्ट करके कहा कि इसमें डाल देना मेरे को ड्यूटी। ने तो 1 रात पहले आया था, अगले दिन उसका इंटरव्यू होता और शायद उस ऑपरेशन में नहीं जाता इन रूटीन में। तो मैं घर से जब निकला ऑपरेशन के लिए तो मैं अपनी जैकेट भूल गया था, हल्की सर्दी लग रही थी, तो मैंने उसे बोला मेरी जैकेट ले गया। तो ऊपर गया तो वाइफ ने इसको मेरा पैरा जैकेट दिया। वो मैं लास्ट इसको इंटरेक्ट किया। उसके डेथ के बाद मैं उसके गांव गया था अपनी वाइफ और बच्चों के साथ। किडोली छोटी गांव है सीकर के पास। वहां तत्कालीन उपराष्ट्रपति भगत सिंह शेखावत जी ने गांव के बाहर एक काफी बड़ा उसका मेमोरियल बनाया। तो गांव में घुसते समय रेत से जाना था। गांव में घुसने से पहले मैंने सड़क पे पहले उसकी प्रतिमा देखी तो मुझे बहुत खराब लगा। मैं पहले वहां गया, मैं सोचा कि 1.5-2 साल पहले ही मेरे साथ था, तो उसके मूर्ति के साथ फोटो खिंचवाई। थोड़े देर हम रुके, फिर उसे गाँव घर में गए। उसकी वाइफ भी मिली, मदर थी, उसके ब्रदर्स थे। तो हमने बाद में थोड़ा सा इनफॉर्मली कोशिश भी किया कि वो उसका जो देवर था अनमैरिड था, हमने कोशिश किया कि उसकी शादी सेटलमेंट करने के लिए। इट वाज नॉट हर एज टू मैरी, बट वो राजस्थान के जो लोकल के बाइंडिंग्स होते हैं कल्चर ट्रेडिशंस के, वो चीज हुई नहीं। बट उसके भाई को फिर हमने भर्ती कराया ये सब, जो कि सर्व कर रहा है। तो उसमें घर में गए तो बड़ा यू फील कि देयर इज अ वैक्यूम, यू फील कि मतलब वो आदमी नहीं है अभी। तो परिवार के अंदर भी आई थिंक फैमिली ने भी इस दुख को एब्जॉर्ब कर लिया था। टू हैव ए सोलेस, देयर वाज ए मेमोरी आउटसाइड द विलेज
and as per customs in Rajasthan, they respect very much. गांव के बाहर से लोग बताना शुरू कर दिए कि शहीद के घर जाना है, शहीद के घर जाना है, आपको चलिए ले चलते हैं। आई मीन ये सब बहुत बड़ी बात है। भाई शहीद के घर जाना है, देखा जाए तो वो आदमी है नहीं, वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये सारे इमोशनल मोमेंट्स मैंने देखे, थोड़ा फील हुआ। आर्मी में हाउ डू यू गाइस मेंटली ट्रेन योरसेल्फ? एक फिजिकल ट्रेनिंग होती है, तो मेंटली कीपिंग योरसेल्फ दैट स्ट्रांग एट द टाइम ऑफ एनकाउंटर की हो गया। यू सॉ बलबीर सिंह फॉलोइंग। एक्चुअली मेरा ये मानना है कि सोसाइटी में सोसाइटी, सिक्योरिटी ऑफ द सोसाइटी एंड नेशन बिल्डिंग, everybody works. Even you as a host, as an interviewer, you also have got a very important role. The persons who are supporting us, they have also got a role. इसी तरह से सोसाइटी में सबके अपने अपने रोल हैं, and everybody is doing for the betterment of the society. So we are not a special class, but the kind of duty we do, that is generally made to do under extraordinary situations, where the pace of your duty is not normal, climate, weather condition is not normal, the type of danger against which you are doing duty, they are not normal people, and there is always a risk of getting killed or risk of getting seriously injured. So the work requirement, जिसको कहते हैं आप जॉब रिक्वायरमेंट, तो जो जॉब रिक्वायरमेंट हमारी है ना, वो बड़ी वो नॉर्मल नहीं है। इट्स एन एबनॉर्मल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एंड इट इज मेड टू बी डन अंडर अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। इन ऑर्डर टू cope up with those challenges, so strict training curriculum is devised, and every borderman is trained on the line of army. We are not less in our training, we are not less in our weaponry, and difficult border, as you know, तो वो ट्रेनिंग भी उसी तरह से दी जाती है। और ये ट्रेनिंग फर्दर इट लीड्स टू योर मेंटल टफनेस, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं है कि जब आपके ऊपर डेंजर आया, गोली आपके ऊपर चली, ग्रेनेड फटे, आप अटैक के अंदर फंस गए जहां या तो मरना है मारना है, आफ्टर फ्यू सेकेंड्स यूर हिस्ट्री, यू आर नो मोर, यू आर कॉर्पस, यू आर ए डेड बॉडी। ऐसी सिचुएशन में खुद को संभाल के रखना, टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, टू टेक केयर ऑफ द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ आवर ओन पीपल, और दूसरे को ये भी नहीं दिखाना कि आप घबरा रहे हो। आपको ये दिखाना नहीं आप बड़े ब्रेव हो, मतलब यू कैन टेक द पीपल आउट ऑफ द सिचुएशन। ऑल दीज आर कल्टिवेटेड, ऑल दीज आर नर्चर्ड, ऑल दीज आर स्ट्रेंथेंड ड्यूरिंग आवर ट्रेनिंग, एंड सर्कमस्टांसेस मेक्स यू मोर टफर, क्योंकि सर्कमस्टांसेस कई ऐसी हैं जिसकी कोई टीचिंग नहीं है। लाइक आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए, तो आपको उसका आंसर नहीं है। इवन योर गूगल कांट आंसर एवरी क्वेश्चन। उस जगह वो भी कंफ्यूज हो जाता है, वो कहता है व्हाट शुड आई टेल यू। जहां पर आपकी सारी टेक्नोलॉजी, सारे सपोर्ट फेल हो जाते हैं, देन दैट इज द मोमेंट व्हेन यू सपोर्ट योरसेल्फ। ह्यूमन इंटेलिजेंस, या ह्यूमन एंड तो खैर दैट इज द मदर ऑफ ऑल इंटेलिजेंस। बट ये सैक्रिफाइस का एक अदर एस्पेक्ट भी होता है जो टेररिस्ट भी करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे लड़के ब्रेन वॉश होकर आ जाते हैं, उनको जिहाद का या किसी चीज का इंसेंटिव दिया जाता है, उनके अंदर भी वही जज्बा रहता है अपनी जान देने का। बिल्कुल सही है। किस तरीके से वो लोग ब्रेन वॉश करता है, चूंकि आपने एनआईए में एक मैक्रो लेवल पे टेररिज्म को समझा है, तो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये लोग पागल हो जाते हैं, अपनी फैमिली को भूल जाते हैं? और हमने कसाब की स्टोरी सुनी है, हमने बहुत सारे लोगों की स्टोरी सुनी है, वो 21 साल 19 साल के हमारे एज के बच्चे रहते हैं, Exactly. they have a very bright future ahead of them, but they still choose to take this route. एक्चुअली क्या है कि जो एक एज है ना, एक अक्सर आप देखते होंगे कि जो टेरर मॉड्यूल, जो फॉरेन टेररिस्ट फाइटर हैं, जो टेरर मॉड्यूल के हिस्से बनते हैं या जो सुसाइडर्स बनते हैं, इनमें भी दो टाइप का है। ये एज जो भी होती है 14 से लेकर 25 साल तक की एज ही सबसे ज्यादा इसमें। मैक्सिमम पीपल दे बिलोंग टू दिस एज ग्रुप, एंड सुसाइडर ग्रुप
जिनको कहते हैं आत्मघाती रास्ता या जो फिदाइन कहते हैं, यानी सब कुछ फिदा कर जाना, उनकी एज और कम होती है। तो यूथ में देखिए कि देयर इज एज ब्रैकेट ड्यूरिंग विच यू टेंड टू बी वेरी आइडियल। सनराइज भी आपके हिसाब से होना चाहिए। सर्दी ज्यादा पड़ रही है, आज गर्मी क्यों है, भीड़ बहुत है, काउंटर पर लाइन लगाना पड़ रहा है, रोड खराब है, पानी में गड्ढे हैं, समाज ठीक नहीं हो रहा है, पेपर टफ बना दिया। मीन्स यू ऑलवेज ट्राई टू सी थ्रू अ वेरी आइडियल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, आप अपने आप को बिल्टअप करते हैं चैलेंजेस के साथ, तो आपको लगने लगता है कि नहीं, ये दुनिया वैसे नहीं चलती जैसे हम चाह रहे हैं, इसकी अपनी एक स्पीड है। तो आप धीरे धीरे सेटल होने लगते हैं। तो जो टेररिस्ट की फैक्ट्री चलाते हैं ना, उनका जो कैचमेंट एरिया है यंग एज के बच्चों का है, क्योंकि उस पीरियड में आप उन्हें कोई भी आइडियोलॉजी का सब्जबाग दिखा के एक मानव बम बना सकते हैं। लाइक रॉन्ग टीचिंग, टीचिंग ऑफ जिहाद, टीचिंग ऑफ हैविंग ए कंट्रोल ओवर द एंटायर ह्यूमन सोसाइटी। ये सब हमको कंट्रोल करना है, ये हमारे रास्ते से चलने चाहिए इनको। और दूसरे के लिए नफरत पैदा करना, ये कम्युनिटी है, ये आपके लिए सही नहीं है, ये आपकी फ्रेंडली नहीं है, नफरत पैदा करना। तो इन बच्चों को आप इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से भी खराब करते हैं। और अभी आज की तारीख में सोशल मीडिया के टाइम में चीज बहुत इजी हो गई है। आपको कुछ नहीं करना है, छोटा सा कंटेंट डाल देना है, उस कंटेंट को आप इंटरेस्टिंग बना दीजिए, एंड यू कन्वे अ लार्जर ग्रुप ऑफ द यंग सोसाइटी कि ये वाली स्टोरी सही है जो मैं तुम्हें भेज रहा हूं। और ये सब परसीव्ड है, फेक नैरेटिव है, फेक एजेंडा है जिसको वो चलाते हैं, और यूथ इसलिए उसको लेकर के अट्रैक्ट हो जाता है। और दूसरा प्रॉब्लम है विद इन फैमिली लॉस ऑफ कम्युनिकेशन एंड लॉस ऑफ डायलॉग। उस ये एज के बच्चे देखा कि बाहर कम्युनिकेट ज्यादा करते हैं, मौलवी मदरसा में ज्यादा बातें करेंगे, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में स्कूल में बच्चों से बात करेंगे। एक एज आती है, आप देखते हैं कि बच्चे थोड़ा पेरेंट्स से डिस्टेंसिंग रखने लगते हैं। ये साइन है, ये साइन है। जहां पेरेंट्स से डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, चुप हैं, घर के अंदर अपनी पूरी बातें नहीं बता रहे हैं, डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब सम अदर पर्सन इज इंक्रोचिंग इन देयर लाइफ। उसी को आइडियल बना के चलते हैं कि 72 ब्यूटीफुल गर्ल्स विल वेलकम यू इन द हेवन। What a nonsense story. How it is possible? If you kill someone, before killing, your stomach should be filled up. You should be neat and clean. You should apply with perfumes and good order so that you are welcomed. in Jannat. Yes, and this is the opportunity. This opportunity is not offered to everyone. You are specially chosen for this mission. Everybody cannot be chosen for this task. मतलब उनको इन ये जो वायलेंस को एक अपॉर्चुनिटी दिखा करके पेश करते हैं, ये उनको बहुत ज्यादा भ्रम करने का तरीका है। तो ये चीज बहुत एक्सपोज भी हो चुकी, बहुत सारे लोगों से इंट्रोवेशन में हम लोग बातचीत करते हैं, खुद कहते हैं साहब हमको पहले तो ये बताया गया था स्टोरी, अब तो ये है। वी वर नॉट टोल्ड अबाउट द करेक्ट साइड ऑफ द स्टोरी इन कश्मीर। हम लोग को पीएको में कुछ और चीजें यहाँ बताई जाती है यहाँ के लिए। यहाँ तो बड़ा उनको ये बताया जाता है कि कश्मीर के मस्जिदों में नमाज ही नहीं पढ़ने दिया जाता। जब वो आके यहाँ रहते हैं, कभी पकड़े जाते हैं, कहते हैं साहब यहाँ तो हमने किसी कोई ऐसी मस्जिद है ही नहीं जहाँ नमाज ना कोई पढ़ रहा हो, 5 टाइम पढ़ता है। ये तो झूठा बताते हैं वहां पे। कंप्लीट ब्रेन वॉश। कंप्लीट ब्रेन वॉश। पर ये हम मुस्लिम टेररिस्ट की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट पे जाएं यहाँ से, तो उन लोगों के लिए क्या होलस्टिक में फैक्टर है? देखिए, नॉर्थ ईस्ट का जो इंसर्जेंसी है वो उसका एक डिफरेंट फ्लेवर है। नॉर्थ ईस्ट, टोटल नॉर्थ ईस्ट एरिया इज बेसिकली इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय 7 सिस्टर्स राइट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू असम। वहां पर ट्राइबल सेक्ट्स बहुत ज्यादा, वैरायटी ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज है, क्योंकि पहले ये देखा जाए एक समग्र समाज तो था नहीं। इनहॉस्पिटेबल टेरेन है, रोड्स नहीं है, एक दूसरे के बीच कम्युनिकेशन कम है,
तो किसी एक माउंटेन एरिया में एक ट्राइबल रह रहा है, एक ट्राइब रही, उसका कस्टम है, कल्चर है, खाने पीने का रीति रिवाज है। इसी तरह से डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं, तो उनके सबके वारलॉर्ड्स टाइप, AK-47 इज द कल्चर। तो सबकी अपनी एक टेरिटरी बनी हुई है। तो स्वतंत्र भारत के बाद जब 7 सिस्टर्स हमारे ज्योग्राफिकल लिमिट्स में आई, हमारा एक पॉलिटिकल सिस्टम लागू हुआ, तो आपने देखा होगा शुरुआत में नागा इंसर्जेंसी थी। नागा इंसर्जेंसी को कैसे भारत ने हैंडल किया, मिजोरम का मिजो नेशनल फ्रंट से कैसे किया, त्रिपुरा का त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर से किया, मणिपुर का यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट है। आप असम में आइए तो उल्फा, अल्फा, आंसू, तमाम सारे आउटफिट्स हैं। अभी आप रिसेंटली देख लीजिए मणिपुर, और मणिपुर के अंदर जो है कुकी, जोमी और ये आपके मैती कम्युनिटी के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ये हमेशा से एक कॉन्फ्लिक्ट जोन रहा है जिसमें डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स आपस में लड़ते रहे हैं। तो ये लड़ाई बेसिकली मैं उसको इस पर्सपेक्टिव में देखता हूं, लार्जर इंडियन सोसाइटी या हमारे हिंटरलैंड कभी इससे टारगेट नहीं हुआ है। इनका कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा लोकलाइज्ड है, जिसको हम कंटेन करने की कोशिश करते हैं, अपने बॉर्डर को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। ये उससे डिफरेंट है। पर आपके अप्रोच में तो चेंज होती है ना? अप्रोच इस वजह से इसलिए चेंज है, अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है, दोनों को हम दूसरे उसने अप्रोच का ये है कि यहाँ जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, हम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को ज्यादा एड्रेस करते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अगर किसी का कोई ग्रीवांस है, भारत सरकार से कोई ग्रीवांसेस है, कोई हमारी नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्रेस नहीं वहां पहुंच पा रही है, फाइनेंस का इशू है, एजुकेशन का इशू है, माइग्रेशन का इशू है, तो उसको हम उस नजर से डील करते हैं। लेकिन वे लोग कभी भी आम आदमी को जाकर के टारगेट नहीं करते हैं। दे जनरली फाइट अमंग्स देमसेल्व्स। तो हमारा अप्रोच उनके साथ वो नहीं होता। अब जिस तरह से कश्मीर की हालत है, तो कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट कभी भी कंपेरेबल नहीं है, दोनों का डायनेमिक्स ही टोटल अलग है। और वहां पर पाकिस्तान जैसा कोई नेवर नहीं बैठा हुआ है जो इन चीजों का ट्रेनिंग कैंप चला रहा है। जैसे पाकिस्तान पीओके के अंदर तमाम प्रोस्क्राइब टेरर ऑर्गेनाइजेशन का बकायदा कैंप चला रहा है, वहां जिहादी पैदा कर रहा है, ट्रेन कर रहा है, इंडिया के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर रहा है। तो एक एक्सटर्नल फॉरेन टेररिस्ट फाइटर आपके टेरिटरी में घुस करके और आपके अंदर एक तरह से टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है। उसमें नो मर्सी वाला। यहाँ क्या है कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, लोकल कॉन्फ्लिक्ट है, जिसको हम एड्रेस करते हैं, तो हमारा अप्रोच डिफरेंटली उससे डिफरेंट होगा। इंसर्जेंसी खालिस्तान भी सेम ही कल इंसर्जेंसी पंजाब में हुई थी, पर इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट बिकॉज इट इम्पैक्ट्स होल इंडिया। तो उसके बारे में भी आपकी बात सही है। जो खालिस्तान मूवमेंट रहा है, बेसिकली तो इंसर्जेंसी इंडिया में जिहादी टेररिज्म से पहले खालिस्तान इंसर्जेंसी शुरू हो चुकी है। अगर उनका कालखंड देखें तो फ्रॉम इन 1980 दी पंजाब मिलिटेंसी स्टार्टेड। इसका बेसिक जेनेसिस ये है कि जो हमने बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर हमारा जो डिवाइड हुआ, इंडिया एंड पाकिस्तान डिवाइडेड बाय रेड क्लिफ, एंड द लार्जर पंजाब वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन पार्ट इन पाकिस्तान, अनदर पार्ट इन इंडिया। तो पंजाब के डिवीजन के साथ हमारी जो लैंड बॉर्डर है, उस लैंड बॉर्डर का पाकिस्तान ने 70s में बहुत फायदा उठाया, क्योंकि इन दोज डेज दीज बॉर्डर्स वर नॉट फेंस्ड, इस पर कोई ऑब्स्टेकल और बैरियर नहीं था। अभी इंडिया इवॉल्व कर रहा था, प्रोग्रेस कर रहा था। मोर देन 8,000 किलोमीटर बॉर्डर्स हमारा ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के साथ था। वी हैव गॉट ऑलमोस्ट 16,000 किलोमीटर बॉर्डर्स ऑन लैंड इंक्लूडिंग चाइना बॉर्डर, एंड द सेम लेंथ ऑफ द बॉर्डर इज विद द ओशन बॉर्डर। इतने बड़े बॉर्डर पे ह्यूमन एक ऑब्स्टेकल बैरियर खड़ा करने के लिए भी गवर्नमेंट की एक प्लानिंग होती है, इतने ईयर्स में हम करेंगे, उसमें इतने फंड लगने हैं। और उस समय सिक्योरिटी थ्रेट ऐसा कोई क्लियरली विजिबल नहीं था। लेकिन जो जनरल जियाउल हक पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने जो एक उन्होंने फिलॉसफी प्रोपाउंड करी आफ्टर 71 वार,
71 वार के बाद जब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में कन्वर्ट हो गया, आईएसआई और पाकिस्तान लीडरशिप ने ये डिसाइड किया कि इंडिया के साथ अब फ्रंटल वार अवॉइड करिए और इंडिया के फॉल्ट लाइन को आप एक्सप्लॉइट करिए। पंजाब वाज वन ऑफ द फॉल्ट लाइन। फॉल्ट लाइन कंट्री में क्या है? कास्ट कम्युनिटी इज द फॉल्ट लाइन, अगड़ा पिछड़ा इज द फॉल्ट लाइन, आरक्षण पाए हुए लोग और ना पाए हुए लोग एक फॉल्ट लाइन है, एनआरसी सीए सब फॉल्ट लाइन है। यानी किस ऐसा कोई मुद्दा उठाओ जिसको एजिटेट करके इंडिया के अंदर एक डिवाइसिव पावर क्रिएट करो, एंड दे चोज पाकिस्तान एज पंजाब एज ए टेस्टिंग ग्राउंड फर्स्ट। तो बॉर्डर फेंस था नहीं, इन्होंने पाकिस्तान ने पंजाब के अंदर खालिस्तान मूवमेंट को प्रमोट किया बाय प्रोवाइडिंग वेपन्स, लॉजिस्टिक्स, ट्रेनिंग्स, और जो जो लोग एक्सफिल्ट्रेट करके गए उनके साथ जखीरा वेपन्स का भेजा। तो पंजाब में मिलिटेंसी शुरू हुई, 80 में शुरू हो गई थी, एंड इट रिजल्टेड टू अ वेरी ट्रेजिक इंसिडेंट ऑफ 1984 when Golden Temple operation had to be conducted. Very unfortunate, followed by assassination of our prime minister, sitting prime minister, by those Khalistani terrorists. They are still active. It's not. I still believe that Khalistan movement has got a potential. If it is not handled, if it is not put under scanner, under surveillance all the time, there are elements who are trying to promote from offshore. Their diaspora is sitting in Canada, USA, Germany, Australia, Britain. This big diaspora for collecting funds, for promoting Khalistan movement in India. You have seen some incident in the past. I mean, to insult the Indian flag on British High Commission. Same thing happened in Canada. Yes. These people who are migrated from here, they went there. Now they are trying to insult or dishonor your own national flag. A lot of migration took place in 1984 because after assassination of Prime Minister Indira Gandhi, Sikh massacre भी हुआ था. A lot of people went after that. That massacre were very unfortunate part of our history, and still cases are going on. वो बड़ा अनफॉर्चुनेट था, वो तो वही था। हाँ, जिसका अभी आपको उसके तमाम रिपरकशंस हैं, उसके केसेस भी चल रहे हैं और वो चीज चर्चा में तो रहती है। लेकिन जनरली जो पंजाबी डायस्पोरा रहा है, राइट फ्रॉम बिगिनिंग, दे हैव बीन द फॉरेन डेस्टिनेशन हैव बीन वेरी फेवरेट टू देम बिकॉज ऑफ देयर प्रॉस्पेरिटी, बिकॉज ऑफ देयर ऑलरेडी पास्ट कनेक्शंस देयर। उनके जनरेशन के लोग वहां गए हुए हैं। इट इज वेरी इजी फॉर देम टू माइग्रेट टू दीज कंट्रीज बिकॉज देयर इज सम सपोर्ट सिस्टम देयर। तो एक जनरेशन आती है, फिर वो अगली जनरेशन को बुलाती है, तो एक चेन ऑफ ह्यूमन इमिग्रेशन रहता है। और आज भी इन सारे कंट्रीज का जो मैंने नाम दिया है, वहां भी यहीं की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। ये तो एक एस्पेक्ट हो गया कि यू आर गोइंग एंड यू आर इकोनॉमिकली बिल्डिंग योर कंट्री, यू आर ब्रिंगिंग डॉलर फॉर योर कंट्री, इट इज एडिंग टू आवर प्रॉस्पेरिटी। दैट इज वन एस्पेक्ट, एवरीबडी इज एंटाइटेड टू डू दैट। बट इफ समबडी sitting outside or sitting in our country is trying to promote separatist movement, that cannot be tolerated. That has to be dealt with very strong hand. It cannot be tolerated. Any government sitting central or state level will never tolerate this. And message is very loud and clear with this government is missing it. Do you think at the moment our government has truly understood and realized the extreme potential of Khalistan movement? I agree to that because the kind of stand government has taken about the incidents happened in Canada, about the incident happened in London, in America, it is very clear the intention of the government that they are not going to leave these elements free. Wherever anybody will do, the evidence will be collected, cases will be registered, their property if in India will be confiscated. Their property will be seized under the law. They cannot come back here. If they will come, they will be arrested. Then will be a case registered in our soil also. Because embassy में अगर आप कुछ करते हैं, तो embassy की टेरिटरी हमारा jurisdiction माना जाता है। तो वो हमें ऐसा अपराध माना जाएगा जो आपने हमारे लैंड पर मेरे साथ किया।
उसके लिए आप छोड़े नहीं जाएंगे, ये तो बड़ा क्लियर कट है। As we were talking अभी थोड़ी देर पहले 2025 में Naxalites have the area under Naxalism has reduced a lot. So from the time it started and how it has reduced, how is your angle to look towards Naxalism and देखिए, it's very unfortunate that we are already dealing jihadi terrorism on a large scale in Kashmir. Northeast almost settled, and same time the Naxal movement was at peak, and it had become graveyard for the security forces, and the people who are part of Naxalism, they are also being killed. It's a collateral also. I mean, we are fighting against each other in jungles of Jharkhand, Chhattisgarh, part of Madhya Pradesh, then some part of Bengal, Maharashtra, Andhra Pradesh. This is a long run process, almost more than 20 years of process. The basic issue was that Naxalism is a mentality. It's a mentality. It's an ideology. I mean, I want to see the things from a very different angle. Why there is a development? Why there is a road? Why there is a culvert? Why there is a television? Why there is a TV center? There should not be hospital. There should not be school. There should not be a college. Jal, jungle, zameen. These are our resources. We have got rights on that. ठीक है, अच्छी बात है. डेवलपमेंट नहीं होने देंगे. आप बताइए आज के तारीख में वो कौन से एलिमेंट है दुनिया में जो कहीं का डेवलपमेंट नहीं होने देंगे. लोग डेवलपमेंट के लिए क्राई करते हैं. पीपुल अर्ज की लेट देयर बी डेवलपमेंट. तो दे बेसिकली अपोज द डेवलपमेंट. नाउ व्हाई दे अपोज? They oppose because if there will be road, there will be culvert, there will be bridges, there will be electricity, security forces will advance to that area, and they cannot do their own. They cannot hold their own kangaroo court. They cannot hold their own अदालत. तो वो जंगल, वो एरिया इतना इनहॉस्पिटेबल बना के रखो वहां सिक्योरिटी फोर्सेज पहुंच ही ना सके. There is a tender of construction of road. They are not allowing the contractors to build the road. They will take money. They will take ransom. They will collect. There have been narco terrorism भी रहा है. सब पार्ट इनका रहा है. तो गवर्नमेंट इनके इस एजेंडा को तो नहीं चलने देगी. अब कंटेन कैसे हुआ? आज के तारीख में देखा जाए तो नक्सलिज्म इज अंडर फुल ग्रिप इन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश. They have been very successfully dealing with this issue, and these two states have basically done tremendous contribution in eradicating this Naxalism problem, Telangana and Andhra. Now you come to Bengal. Bengal almost clear. थोड़ा सा है बंगाल में असर, बाकी बंगाल भी ठीक है. मेन प्रॉब्लम इज जगदलपुर बस्तर एरिया, योर छत्तीसगढ़ का पार्ट है. महाराष्ट्र का गढ़चिरौली पार्ट है, वो एक टफ एरिया गढ़चिरौली का. तो अभी क्या है कि फोर्सेस ने डीप इनसाइड द जंगल अपने को रीच आउट करके जो कैंप्स तैयार किए हैं, जो सीओबी तैयार किए हैं, वहां तक वो सड़कें ले गए हैं, वहां तक बिजली ले जाने में उन्होंने मदद करी है. और जंगल में जाके इनके मुंह में रह रहे हैं. वो नक्सलिज्म के कम होने का सबसे बड़ा रीजन है. अब तुम कहां जाओगे? जिसको फॉरबिडन टेरिटरी आपने बना रखा था, वहां हम आके बैठ गए हैं. भाई अब लड़ो, अब क्या करोगे? और गवर्नमेंट ने जो अभी इनके इंक्लूजन की स्कीम जितनी चलाई हैं वो बहुत इफेक्टिव हुई है. जैसे इनको रोजगार के लिए भैंस देना, गाय देना, गाड़ियां देना, इनको सेटल करना, इनके मकान बनाना, इनको स्कूल के पढ़ाने के लिए बच्चे भेजने की व्यवस्था करना. गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा अभी वहां पर डेवलपमेंट वर्क करके मेन फोल्ड में इनको ले रही है पब्लिक को कि भाई आपकी ये एक्चुअल लाइफ है जो होनी चाहिए, वो लाइफ नहीं है जो वो चाहते हैं कि आप उस लाइफ को जियो. तो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस है मुझे कि नक्सलिज्म अभी उसमें एक डिसिसिव विक्ट्री की तरफ जा रही है सिक्योरिटी फोर्सेस, और इसको बड़ा टाइमली कंटेन कर लेगी, ऐसा मेरा मानना है. सर एक डिलेमा है जो आई थिंक आर्मी, मिलिट्री, बीएसएफ स्पेसिफिकली, जो कि आप उस शूज में रहे हैं,
वैसे जैसे हम बांग्लादेश की बात करते हैं, वहां बॉर्डर में भी टेंशन होती रहती है कुछ न कुछ। तो ऊपर से कभी कभार ऑर्डर्स आते हैं सेंट्रल से कि गवर्नमेंट से कि एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखना है, तो जितनी कम से कम कैजुअलिटीज हो सकती हैं, जितना कम टेंशन बॉर्डर पे हो सकता है, हम वैसे रहें। लेकिन अगर हम बांग्लादेश वाली बात करें तो कैटल स्मगलिंग होती है, वो भी एक बहुत बड़ा इशू बनते जा रहा है धीरे धीरे। और वो लोग अगर रोके जाते हैं तो वहीं पर उनके पास भी इक्विप्ड है वो लोग। तो ये जो एक डिलेमा होता है कि ऊपर से ऑर्डर्स और रियलिटी क्या होती है, उसमें बीएसएफ कैसे डील करती है? देखिए, ऐसा है, जो लैंड बॉर्डर के चैलेंजेस हम बड़े ही पिकुलियर है। और आपने स्पेसिफिक तो बांग्लादेश बॉर्डर की बात करी है, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि बांग्लादेश बॉर्डर जो लैंड बॉर्डर है, इट्स द थर्ड लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर ऑफ द वर्ल्ड। इट्स मोर देन 4100 किलोमीटर। वह बॉर्डर बड़ा पिकुलियर बॉर्डर है। रेडक्लिफ साहब की खींची हुई जो लाइन है ना, वो घर के आंगन के बीच से बॉर्डर बना रखी है। एक सिपाही से, एक जवान से आप घर के आंगन के बीच में खड़ा होकर के भारत और बांग्लादेश के बीच के इन्फिल्ट्रेशन को रोकने की जो उम्मीद हम करते हैं, उससे आप उस चैलेंजेस को देखिए कितना मुश्किल चैलेंज है। एक तो ये परिस्थिति हो गई। रही बात रिलेशनशिप की, तो दुनिया में किसी को भी आप चुन सकते हैं, पड़ोसी नहीं चुन सकते। Whosoever is your neighborhood, you have to be cordial with that. And history and the current history also reflects कि you cannot change the neighbor. आप अपना कितना जोर लगा लीजिए, and even your neighbor is very small. आपका पड़ोसी गरीब भी है ना, तो उसके अंदर पोटेंशियल है आपकी नींद खराब करने की। आप बहुत बड़ा बिल्डिंग बना लीजिए, 500 गज के अंदर मकान, और बगल में आपका पड़ोसी एक है जो झोपड़ी डाल रखा है, वो आपको सेटराइट कर देगा। तो हम एक बड़ा ज्योग्राफिया है, एक बड़ी पावर है हम लोग एशिया के अंदर, वर्ल्ड की पावर है। हमारे जितने छोटे छोटे पड़ोसी देश हैं, जैसे मालदीव है, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, इन कंट्रीज के साथ तो आपको कार्डियल रहना ही पड़ेगा। आपकी तरफ से एफर्ट होनी चाहिए कि कार्डियल रिलेशनशिप। कहने का मतलब है, जब इंटरनेशनल रिलेशनशिप आप डील करते हैं तो आपको बड़े कैनवास पे सोचना पड़ता है। और किसी भी देश की जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, आप तालिबान से देख लीजिए। 1990 में तालिबान रिजीम आई, जनाब नजीबुल्लाह की बॉडी लैंड पोस्ट पर लटका दिया मार के। क्या रहा? 2000 कंधार के टारमैक पे हम लोग डिप्लोमेटिक बातचीत करने की पोजीशन में नहीं थे। अभी फिर देखिए, जब से यूएस फोर्सेस गई तो तालिबान रिजीम है वहां पे। लेकिन कहीं न कहीं हम बातचीत का एक स्पेस तो खोलेंगे ना। कोई भी कंट्री दुनिया में है, उसके साथ आप एकदम लॉकअप नहीं रह सकते ना, कि ताला बंद कर देंगे। किसी को जियो पॉलिटिक्स कहते हैं, यही जियो पॉलिटिक्स है। आपको अपने रिलेशनशिप चलाने हैं, अपने ट्रेड चलाने हैं। आज की तारीख में ट्रम्प साहब जो है पुतिन से बात करने के लिए कह रहे हैं हम आएंगे आपके यहाँ बात करेंगे। तो अब इसमें क्या कहा गया है? मतलब एनीथिंग कैन हैपन। कोई न पक्का मुद्दई होता है, कोई पक्का दोस्त होता है। लैंड बॉर्डर के बारे में आप बता रहे थे कि वो सबसे बड़ा कंफ्लिक्ट रहता है, और हम जियो पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा है, देखिए, सरहदें सुरक्षित रखना हर देश की जिम्मेदारी है। भारत के ज्योग्राफी पे, भारत की पूरी ज्योग्राफी में इसके सरहदों पे ही अटैक हुआ है। आप पुराने काल में चले जाइए, अनडिवाइडेड इंडिया की क्या सरहद था, अनडिवाइडेड इंडिया कहां तक था, साम्राज्य कहां था, चंद्रगुप्त के काल तक चले जाइए। उसके बाद आप आधुनिक काल में आ जाइए, जिसमें सीधे आप डिवीजन पर आ जाइए। इंडिया और पाकिस्तान के क्रिएशन के बाद 1947 में क्या किया पाकिस्तान ने? जम्मू कश्मीर टेरिटरी पर अटैक किया। 65 में क्या किया? वेस्टर्न बॉर्डर पर अटैक किया। 71 में भी बॉर्डर पर भी वार शुरू हुआ। और 1999 में क्या किया? कारगिल में उसने लाइन ऑफ कंट्रोल में हमारा लैंड पोर्शन हड़पने की कोशिश की। तो कुल मिला जुला के आपके शमशीर में जब तक ताकत है, तब तक आपकी सरहदें सुरक्षित रहेंगी। सरहद की रखवाली बंद आंखों से नहीं की जा सकती। इसीलिए बीएसएफ का जवान सोता नहीं है कभी बॉर्डर पर। कोर्ट मार्शल होगा तो सजाए मौत होगी उसको,
आम आदमी से पूछ लीजिए कि सोने का कोई मौत की सजा देता है क्या? आदमी कहेगा नींद है, इंसान हूं, नींद आएगी सोऊंगा और क्या करूंगा। आप ड्यूटी पर सो जाइए, ड्यूटी पर सो जाइए, सीधे चार्जशीट बनेगी। भाई ये तो बॉर्डर पे खड़े हो आप, आपने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। इतनी टफ ड्यूटी है, 24/7/365 डेज, एवरी वेदर, क्लाइमेट, गर्मी सर्दी, उसको झेलना है। अगर उसको नींद लग गई, आंख बंद हो गई, इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा। और जहां तक कैटल स्मगलिंग की बात है, बांग्लादेश थर्ड लार्जेस्ट बॉर्डर, बांग्लादेश लैंड लॉक्ड है 3 साइड से इंडिया से, उसकी पॉपुलेशन देखिए कितनी बड़ी है। तो उनके यहाँ जो है पशु का मांस जो है बहुत बड़ा भोजन है, उनके इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट है। कुछ ये भी समस्या है कि जो स्केलेटन कैटल्स हैं, काउज हैं, एनिमल्स हैं, उनके यहाँ परवरिश की भी व्यवस्था हमारे यहाँ उतनी अच्छी नहीं है। आप आम लोगों को देखिए, जब अनमिल्किंग काऊ हो जाता है, जब यूटिलिटी के बाहर होने लगते हैं जानवर, लोगों की मानसिकता सोते हैं किसी के हाथ में दे दो, कहां जाएगा भाई, उसका हॉस्टल थोड़ी कहीं कहीं। उसमें जितने इलीगल ट्रेडर हैं वो शामिल हो जाते हैं, इनका झुंड बनाओ और बांग्लादेश में बेच दो। स्मगलर्स का कार्टेल है, दोनों देशों में कनेक्शन है, उनके मोबाइल है, सबके पास इंटरनेट है, मेल है, सोशल मीडिया है, और इतना बड़ा बॉर्डर है और इतना डिफिकल्ट बॉर्डर है। आपके इंफॉर्मेशन के लिए, इंडिया और बांग्लादेश का ऑलमोस्ट 25% लैंड बॉर्डर फेंस ही नहीं हो पा रहा है। माइटी ब्रह्मपुत्रा 62 किलोमीटर की ब्रह्मपुत्रा है, बाढ़ के टाइम में 62 किलोमीटर का पार्ट है। ब्रह्मपुत्रा से कैसे रोक लेंगे किसी को? तीस्ता नदी है, महानंदा नदी है, गंगा नदी है, इन नदियों का पार्ट इतना बड़ा है। अगर आप कई कैटल स्मगलर्स का सीन देखिए, आपको यूट्यूब में मिलेगा, डर लगता है देख के। उसको बचाने के चक्कर में कई जवान डूब के मर जाते हैं, डेथ होती है सारे जवान वर्दी में तो तैर सकते नहीं राइफल लेकर के, उनकी कहीं गाथा नहीं आती। तो जो इनका कार्टेल है स्मगलर्स का, आपस में नेक्सस है, और मेन लैंड से कैटल को बॉर्डर तक पहुंचने का जो पूरा प्रोसेस है, बांग्लादेश तो बॉर्डर वहां जाके है ना, वो तो हरियाणा से शुरू होते हैं कैटल। तो कोई उसमें खरीद फरोख्त करने वाले लोग शामिल तो है ना, जो स्ट्रेट का पार्ट है। मशीनरी जो हम कहते हैं, और फ्लड गेट पे आके पानी रुक जाए और आप कहिए कि बंधा हम नहीं टूटने देंगे, ये तो बड़ा इम्प्रैक्टिकल बात हुआ। पानी जहां से चला वहां रोकिए ना। हालांकि जिसकी जिम्मेदारी रोकने की है उसकी भी जिम्मेदारी है, वो तो अल्टीमेट रिस्पॉन्डर है ही, लेकिन पूरा सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। अब ये तो चैलेंजेस जो हैं, ये चैलेंजेस इफेक्टिवली हैंडल भी हो रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो इलीगल माइग्रेंट्स का है। जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन है वो हमारे लिए ज्यादा बड़ा चैलेंज है, because that is going to add to the illegal population in the country. They are going to convert illicit voters, illegal voters. They are going to be convert into the human resources who are always pliable, who can be used for any purpose in your country. एक तो ये लोग देखा जाए तो इलीगल वोटर है, दूसरा आप इनको उस कंट्री के अंदर में किन्हीं भी चीज से मैनिपुलेट कर सकते हो, वहां से चल के आए हुए हैं और आने का अधिकार क्या है भाई? देयर इज अ सिस्टम ऑफ पासपोर्ट, देयर इज अ सिस्टम ऑफ वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट्स, यू हैव टू फॉलो दैट, एंड नो गवर्नमेंट, इवन इन स्टेट, नो गवर्नमेंट शुड टेक इट लाइटली. दिस इज द वेरी बिग प्रॉब्लम. आवर बिगेस्ट थ्रेट इज इलीगल इन्फिल्ट्रेशन. इसको हमें काबू करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है. ये हम नहीं करेंगे सोसाइटी के लिए चेंज. एनआरसीसीए का क्या रोल आपको लगता है? ये बिल्कुल है, ये इसी चीज को स्ट्रीमलाइन करने के लिए तो बना हुआ है. ये सिस्टम ही बना हुआ है इसीलिए कि भाई यह देश इतने ज्यादा चेंजेस से गुजरा है कि इस देश में आप हो तो आपको हिसाब तो देना पड़ेगा ना कि आपका क्या वैलिड डॉक्यूमेंट है रहने का. इतनी करोड़ पॉपुलेशन ओवरनाइट डिवाइडेड होकर 2 कंट्री बन गया. जब 2 कंट्री बना तो बनने से पहले एक दूसरे के यहाँ रिलेशनशिप थी, शादियां थी, एक परिवार यहाँ रह गया, एक परिवार वहां चला गया.
ये कुछ छोटा मोटा माइग्रेशन थोड़ी था, वर्ल्ड का लार्जेस्ट माइग्रेशन हुआ 1947 में, हिस्ट्री में है ये। होने के बाद जब एक इतनी बड़ी कंट्री बंट के दो देश बन गया, तो उसके बाद आपका रिवर्स इमिग्रेशन का क्या मतलब है? नहीं होना चाहिए। दिस ए नेशनल थ्रेट। ये तो कंट्री के लिए दुख की बात है अगर इसको कंटेन नहीं किया जाएगा। बट व्हाई इज देयर सो मच रेजिस्टेंस उस बिल को लेकर? रेसिस्टेंस ये है बिकॉज देयर आर सर्टेन पॉलिटिकल रीजंस, देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स इन द पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी। उनको लगता है कि ये ऐसा होगा तो उनके वोट बैंक खिसकेंगे। तो आप वोट बैंक की वजह से कंट्री को तो नहीं आप बैंकरप्ट कर सकते हो ना। यहां पर क्या है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में टू बी इन पावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको पावर में रहना है। अब पावर में रहने के लिए व्हाट इज द कॉस्ट यू आर पेइंग, आप कौन सी कीमत पे करोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यू पे तो कोई भी पॉलिटिक्स हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, नेशनल सिक्योरिटी के इश्यू पे तो सबको एक ही रहना पड़ेगा। टोटली। उसका चाहे पॉलिटिकल इंटरेस्ट सॉल्व हो रहा हो, पॉलिटिकल इंटरेस्ट सॉल्व ना हो रहा हो, हार्डली इट मैटर्स। तो ये इसका एक बड़ा रीजन है। दूसरा, बॉर्डर हमारा थोड़ा विचित्र तो है ही। Our land border has got its own peculiarity, and there is a commonality on the border on the both the sides. Common people are there. It's only a geographical line. There is a physical barrier between both the countries, but the type of population, language, custom, culture, cloth, look, everything is similar. Yeah. So it is very easy to mix up. Somebody coming from Bangladesh to India, it is very easy to mix up in our population. He can speak the same language what a person of your side speaks. He wears the same cloth. His eating habit is the same. Look wise the same. तो दूध में से पानी अलग करना भी एक चैलेंज हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है इन्फिल्ट्रेशन का। Sir, I'm taking it back to where we started. आज के टाइम में we are seeing so many wars happening all around the world. What does war have in, मतलब ये terrorism को rise दे सकता है? A lot of people will become victims, or maybe in certain, do they have certain mindset? If I can correctly understand, your question is that since many conflicts are going on in the world, is it connected to the rise of terrorism? This is the question. Can it become? Yeah. It can become. You take example of occupation of Russian forces to the Afghanistan territory. What happened? The counter forces, they created a big army of militias, mujahideens from Pakistan. It was totally funded by certain Arabian country, and complete weaponry training and technology was provided by USA. So these mujahideens of Pakistan, they started entering into Afghanistan territory to fight against the Russian forces. So there was a creation of a large pool of unorganized militias with guns. So ये पक्के नौकरी पे तो है नहीं. Russian forces withdrew and they went back to their barracks in 90s. What happened? These people became jobless. Yeah. Then Pakistan very smartly diverted a good portion of foreign terrorist fighter to line of control to Kashmir side. And you have seen what these people have done in Kashmir. Right. So saying that two countries are fighting conventional war, it has also got linkages with the terrorism. Because war leaves what? War के में क्या impact है? War के impact हैं killings, deaths, loss of resources, poverty. These are the major outcome of any war. And in such war, you have also heard that many people from other countries, they are being hired to become part of their regular fighting people. ऐसे भी कई घटनाएं आई हैं कि दूसरे कंट्री से लोग भी ड्रॉ करके लाए जा रहे हैं टू बिकम पार्ट ऑफ द फाइटिंग एलिमेंट्स. ऐसा भी घटना हुआ है. तो समझ रहे तो चलिए, वो तो एक मिशन पर भी आपके रशिया यूक्रेन वार में भी मैंने कई जगह न्यूज में पढ़ा है कि द पीपल फ्रॉम अदर कंट्री, आई मीन इंक्लूडिंग आवर कंट्री, they were taken as a
regular fighter in the both armies. So finally एक यूथ तो उधर की तरफ आ रही ना, फिर वार का पार्ट तो बन रही है ना. Sir, to conclude this conversation, we would like to touch upon this point, this subject which is very close to our hearts, which is women in military. Okay. एक स्टेटमेंट था जो हमारी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रेज किया था 2020 में, विच इज कि क्योंकि तब रिसेंटली ये जजमेंट पास हुआ था कि women can be in the core cadet and plus women can now also lead from the front. तो ऐसा कहा था कि जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं वो लोग कहीं ना कहीं आर नॉट वेरी प्रोन टू बीइंग स्कूल्ड बाय वुमेन. तो मेंटली वो कंडीशन नहीं है टू लिसन टू ऑर्डर्स बाय अ फीमेल. हाउ डू यू सी दैट ट्रांजिशन एंड डू यू सी एनी मेरिट इन दैट? एंड यू कैन बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज हो सकता है कि वो डिस्पैरिटी कहीं ना कहीं हो, बिकॉज मेल और फीमेल फिजिकली बहुत डिफरेंट ट्रेंड होते हैं. Actually, I have dealt this subject from my own hand. I have been part of the study of the United Nations Women in BSF, and I have been associated with their project. So I have conducted survey in various sectors of border security force, and big seminars and their own feelings, their own statements, many things. There have been many feedback within organization also, and reports to the government. To make a sizable participation of the women in these government organizations is the part of government policy, and that is the correct policy. Government must create a situation, government must promote participation of significant portion of women in the job. That is 100% understandable, and it should be promoted. That is how you build up the core of the society. You cannot keep the women from the main work area just rendering that you are a woman, so you can't do it. Number 2, government as per new policy have reserved percentage, that this much percentage of the job will be occupied by the women. Now question is about the functional requirement. In armed forces or in the forces like BSF, CRP or any CAPF, there are 2 types of duties. One duty is sedentary duty, light duty, a duty which are ministerial duty, medical code duty, signal, computer. There are certain duties which are considered to be not so exposed to the danger of exactly being a combat fighter on the border. Yeah. Those area is absolutely okay to be earmarked for the ladies, because they are very good worker, they are very good result provider in those areas. By saying that, I don't say that they cannot give the same result on the combat role. They can do that also. But here I have got a little guided statement. If you take example of BSF, the areas where BSF is deployed, line of control, Jammu border, Punjab, Rajasthan, Northeast, Tripura, and the kind of risk and danger we are facing from the opposite side, leaving completely the combat role to the women may not be this is not the right time to take a call on this. We are very happy that you young women, you have chosen this area of feminism, and you are so much interested and passionate to interview people like us. Thank you so much. Thank you. Sir, honestly, we can draw inspiration in our profession through your story. Thank you so much. God bless you. Thank you, sir. Thank you.